नमस्कार। आज इकाई 10 में महिला आंदोलन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद इकाई 11 में पर्यावरण आंदोलनों के विषय में चर्चा करेंगे और उनमें देखेंगे कि गांधीवाद का, गांधी के विचारों का क्या प्रभाव पड़ा है। चूंकि गांधी जी का चिंतन बहुआयामी है, इसमें हम पिछले कई इंटरेक्शंस में, कई क्लासेस में गांधी जी के बहुत सारे आयामों पर हमने चर्चा की है। तो आज के दो विषय हमारे महिला आंदोलन से जुड़े हैं और पर्यावरण आंदोलन से जुड़े हैं जो खंड 3 में इकाई 10 और इकाई 11 के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। महिला आंदोलनों के विषय में चर्चा होगी और आज़ादी के समय महिला आंदोलन जो हुए, महिलाओं की जो भूमिका रही उसके विषय में, और गांधी जी के आंदोलन में सक्रिय होने के बाद महिलाओं की भूमिका में, महिलाओं की सहभागिता में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई, कैसा एक समाज जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं रहा वो मुख्य धारा में जुड़कर काम करने लगा, आंदोलन करने लगा, सामाजिक सहभागिता उसकी सुनिश्चित हो गई। ये एक बड़ा विषय है। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे देश में आंदोलनों की एक श्रृंखला है जो महिलाओं ने संचालित किए, महिलाओं के मुद्दों पर संचालित हुए और महिलाओं ने अपने समान अधिकारों और अपने सामाजिक अधिकारों को लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है समाज में। और एक नारीवाद का, जैसे आज आधुनिक नारीवाद के विषय में हम देख रहे हैं, वैसे ही एक आधुनिक नारीवाद के रूप में हमारे देश में भी बहुत सारे आंदोलन हुए और अहिंसात्मक आंदोलन हुए और उसमें गांधी जी के विचारों का, गांधी जी के संदर्भों का एक विशेष महत्व है। आज़ादी के पहले जब देश स्वतंत्रता की अपनी लड़ाई लड़ रहा था तो महिलाओं की भूमिका बहुत सीमित स्तर तक रही और कांग्रेस पार्टी के बनने के बाद 1885 के बाद भी कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका काफ़ी सीमित रही। देश के आंदोलनों में, देश के सामाजिक सरोकार में सहभागिता उनकी बहुत सुनिश्चित नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में चीज़ें परिवर्तित हुई। महिलाओं में शिक्षा का अभाव था, सामाजिक पिछड़ेपन का कारण था और एक विशेष प्रकार की सामाजिक स्थितियां जो पितृसत्तात्मक समाज के माध्यम से समाज में आई थी, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत ही सीमित दायरे में रखा गया और जिसका लाभ शायद देश और समाज को नहीं मिल पाया। कारण कि लगभग 50% महिलाएं, देश की आधी आबादी की सहभागिता, उसका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना नहीं संभव हो पाया, जिसकी वजह से देश में काफ़ी कठिनाइयाँ और काफ़ी संघर्ष का दौर देखा गया। और एक तरीके से जो समाज का आंदोलनों में जुड़ाव होता है वो एक तरफा रहा। उसे हम महिलाओं की भूमिका के बिना हम संपूर्ण नहीं मान सकते, क्योंकि समाज में महिलाएं एक सहभागिता के अलावा एक आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं और उसके भी अलावा अगर देखें तो महिला को एक शक्ति के स्वरूप में स्वीकार किया जाता है और महिलाओं की भूमिका ये सुनिश्चित करती है कि सर्व समाज का हमें साथ, हमें उनका विश्वास उसमें शामिल है। और इस तरीके से कालांतर में महिलाओं की भूमिका बदली है। भारत एक ऐसा देश रहा है और एक ऐसी सामाजिक संरचना रही है जो कि अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स रही है, बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यता है। और वैदिक और उत्तर वैदिक के कालखंड में अगर देखें और प्राचीन भारत के पूरे इस कालखंड को अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो महिलाओं की भूमिका का जो आपको अनुभव होगा उसमें एक बात बड़ी कॉमन सी देखने को मिलती है कि महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छी रही है। महिलाओं की भूमिका सामाजिक दायरा हो, चाहे सांस्कृतिक दायरा हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य थी। बौद्धिक गतिविधियों में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य थी। उनसे सलाह लेना, उनको राजा उनसे सलाह मशवरा करता था। और उसके अलावा जब समाज में, घरों में महिलाओं की भूमिका, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का सम्मान होता था। कहने का अर्थ यह है कि महिलाओं की भूमिका प्राचीन भारत में एक समान रूप से एक दूसरे की पूरक थी। और दूसरी बात यह है कि भारत में महिला और पुरुष के बीच में उस तरह का भेद नहीं कभी देखा गया, जैसा कि प्राचीन भारत का इतिहास और उससे जुड़े हुए संदर्भ बताते हैं। एक बहुत प्रचलित श्लोक भी है, तत्र रमन्ते देवता, यत्र पूज्यते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की
पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। एक शक्ति के स्वरूप में नारी को स्वीकार किया गया, एक ऐसी महिला के रूप में जो कि संपूर्णता का भाव पैदा करती है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, और चाहे राजनीतिक सामाजिक दायरे हों, सांस्कृतिक गतिविधियां हों। महिलाओं की भूमिका हमेशा से प्राचीन भारत में बहुत महत्वपूर्ण रही है। एक लंबी श्रृंखला है अपाला, घोषा जैसे महिलाओं की, गार्गी जैसी महिलाओं की, जिन्होंने वाद विवाद किया और संवाद के माध्यम से समाज को बहुत कुछ दिया। अपनी विद्वता के कारण समाज में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेशों में उनके समान अधिकार थे, और उनको हर सभा समितियों में रखा जाता था, और वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, और एक एक योगिनी के रूप में, एक शक्ति के रूप में समाज में उनकी स्वीकार्यता रही है। और पुरुष समाज और महिला समाज, जैसे हमने कहा ना, कोई भेद नहीं था, एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक दूसरे को, एक दूसरे का सप्लीमेंट नहीं थे, एक दूसरे को पूरकता का भाव होता था। हमारे समाज में ही अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई, देवियों की पूजा। भारत एक ऐसा विरले देश है जहाँ विश्व में देवियों की पूजा को महत्व दिया गया, ईश्वर को स्थापित किया गया, ईश्वर को देवी के स्वरूप में स्थापित किया गया। इसका अर्थ है कि नारियों का सम्मान समाज में हमेशा रहा है। लेकिन कुछ कालखंड के बाद जब भारत में औपनिवेशिक शक्तियां बहुत बलवान हुई, बाहर से लोगों का जो हमारे देश में आना युद्ध के लिए हुआ, लूटने के लिए हुआ, यवनों का, तुर्कों का और मुगलों का आना, एक लंबी परंपरा है जब बाहरी लोगों ने देश पर आक्रमण किए और हमारे सामाजिक संरचनाओं को खत्म किया, और हमारे धार्मिक, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों को उन्होंने कुचला, रौंदा, और हमारे समाज के का जो बुना हुआ सदियों पुराना ताना बाना था उसे नष्ट किया, धर्मांतरण हुआ, हमारे देश के मंदिर, मठ, इन सबको तोड़ा गया, और एक तरीके से सांस्कृतिक रूप से भारत को कमजोर करने का प्रयास किया गया। और उसका फलस्वरूप इसका परिणाम ये हुआ कि भारत का जो समाज एक बहुत ही प्रभुत्वशाली और एक बहुत ही प्रभावशाली समाज था, जो चाहे बौद्धिकता के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के समान अधिकारों की लेकर बात हो, चाहे समाज में सभी जातियों और वर्गों को लेकर एक समरसता के भाव से चलने का जो विचार हो, इन सब चीज़ों पर एक बहुत गहराई से कुठाराघात किया गया, जिसकी वजह से समाज में विघटन हुआ है, और जिसकी वजह से कालांतर में महिलाओं की भूमिका भी कमजोर हुई होती चली गई, और महिलाएं पर्दों के पीछे होती चली गई, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, और एक पितृसत्तात्मक समाज एक ऐसा उभर कर सामने आने लगा इन 700-800 वर्षों के दौरान, जो कि महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से दूर रखने लगा, उन्हें उन आक्रमणकारी आक्रांताओं से बचाकर रखने की वजह रही हो, या एक एक ऐसा युग का पदार्पण हुआ जहां पर शायद पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं के अधिकारों को छीना, और महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में इसे मान सकते हैं, और या यूं कहें कि महिलाओं के दायरे को सीमित कर दिया गया, और जिसकी वजह से महिलाओं की जो उपस्थिति थी सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में वो कमजोर होती चली गई। आज भी अगर भारत के हम पूरे भूभाग को देखें, तो आप अगर उत्तर पूर्व के क्षेत्र में आप जाएंगे तो देखेंगे महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छी है। ज्यादातर महिलाएं ही घर को और व्यवसाय को चलाने वाली हैं, मतलब मातृसत्तात्मक समाज है। और दक्षिण में भी अगर भारत में देखें तो मातृसत्तात्मक समाज के हमें उदाहरण बहुत मिल जाते हैं। केरल उसमें से एक ऐसा राज्य जहाँ मातृसत्तात्मक हमेशा से बहुत प्रभावशाली रही है। और भारत में उत्तर भाग और दक्षिण भाग में भी, जैसे हमने बात किया, उत्तर भाग में भी और पश्चिम भाग में भी महिलाओं की भूमिका हमेशा से मजबूत रही है। लेकिन जैसा हमने कहा कि 700-800 सालों के इस दरमियान में बहुत सामाजिक और सांस्कृतिक गिरावट आई है, जिसकी वजह है बाहरी आक्रमणकर्ता, जिन्होंने समाज में आकर इस समाज की संरचना को डिस्टर्ब किया, या कह सकते हैं कि समाज की संरचना को भंग किया। तो ये एक बड़ा कारण है। फिर लगभग अंग्रेजों के आने के बाद से भारत में एक सामाजिक रूप से एक ऐसा विचार उपजा जो पश्चिमी संस्कृति से निकल कर आया, जिसमें नारी को अधिकारों के लिए, समान अधिकारियों के लिए लड़ता हुआ दिखाया गया, नारी को
नारी को एक एक वर्ग विशेष के रूप में, एक 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 सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। जैसे कि नारीवाद की जो पश्चिमी अवधारणा है, वो नारी को एक सब्जेक्ट मानती है, एक विषय मानती है, जिसको वो मानती है कि समान अधिकारों के क्रम में रखना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज जो है, वो नारी को एक सब्जेक्ट विषय के रूप में नहीं मानता, बल्कि वो समाज का एक अभिन्न अंग है। और समाज जो है वो प्रकृति और पुरुष, जैसा सांख्य दर्शन में कहा है, वैसा ही दोनों लोगों से मिलने से बना है। इसमें पुरुष और महिलाओं की भूमिका बहुत संगणनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए नारी को शक्ति स्वरूपा के रूप में इस देश में स्वीकार किया गया है। लेकिन धीरे धीरे समाज में जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से हमारे देश में नारियों की स्थिति कमजोर हुई है। और अब जब हम गांधी जी के चिंतन को देखते हैं, तो गांधी जी का चिंतन हमारे प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित है। और इसलिए गांधी जी ने भी नारी के सम्मान के लिए, नारी की सशक्तिकरण के लिए, नारी के समावेशन के लिए समाज में, और उसके साथ साथ गांधी जी कहते हैं कि नारी त्याग, विनम्रता और स्नेह, विश्वास, नैतिकता एवं ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। नारी सिर्फ नारी नहीं है, नारी अपने आप में एक ऐसी शक्ति स्वरूपा है, जिसकी वजह से पूरे समाज में शक्ति का संचरण होता है, और जिसके बिना समाज की अवधारणा और जिसके बिना समाज की कल्पना करना भी संभव नहीं है। और वो गांधी जी ने एक बड़ा अच्छा विचार दिया कि मनुष्य में लाखों बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो बुराई है, वो शायद मनुष्य की बुराइयों की पराकाष्ठा है। सर, जब मनुष्य बुराइयों को लेकर चलता है, तो उसमें अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या महिलाओं के साथ जो गलत आचरण, ये मनुष्यता की सबसे बड़ी बुराई उसे गांधी जी ने स्वीकार किया था। देखने योग्य बात ये है, या जानने योग्य बात इसमें ये है कि गांधी जी ने महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की भूमिका हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, हमारे सामाजिक आंदोलनों में, हमारे जीवन के हर एक पहलू में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। महिलाएं बढ़ चढ़कर जब तक वो मानते हैं कि हिस्सा नहीं लेंगी, तब तक किसी भी आंदोलन को, किसी भी सामाजिक आंदोलन को, राजनीतिक आंदोलन को और सांस्कृतिक आंदोलन को हम सही लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा सकते, या यूं कहें कि आंदोलन को सफल नहीं बनाया जा सकता। तो महिलाओं की भूमिका को लेकर गांधी जी हमेशा बहुत ही सजग रहे, और निरंतर उन्होंने अपने पूरे जीवन कालखंड में महिलाओं की भूमिका को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके उद्धार को लेकर, उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर, उनकी स्वयं सहायता को लेकर बहुत काम किया। जब आप देखेंगे कि गांधी जी ने चरखा चलाने, सूत काटने का जब काम शुरू किया और स्वावलंबन की तरफ देश में ले गए, तो महिलाओं को उन्होंने सबसे पहले आगे किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर घर में अपना काम स्वयं से करना शुरू करेंगी, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम शुरू करेंगी, तो महिला स्वावलंबी बनेंगी, महिला हमारी स्वयं सहायता समूह बनेंगे, जो आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे, और जिससे कि हमारे समाज में जो महिलाओं का पिछड़ापन है, जो महिलाओं के प्रति जो एक दुर्व्यवहारपूर्ण वातावरण, या ये कहें कि भेदभावपूर्ण वातावरण है, या ऐसी भावना है, उससे निजात समाज को मिलेगी। महिलाएं आज समाज में कमजोर इसलिए हैं क्योंकि महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर किया गया है। गांधी जी इसलिए कहते हैं कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना बहुत आवश्यक है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो अपने रोजगार, अपने ग्रामीण स्तर पर कुछ रोजगार, कुछ ऐसी गतिविधियां करके कुछ अर्थ का धनोत्पादन कर सकती हैं, जिससे वो कि स्वावलंबन की तरफ बढ़ेंगी, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगी। और गांधी जी मानते हैं कि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी आर्थिक रूप से, तब तक महिलाएं समाज में हमेशा दबकर रहेंगी, समाज में उनकी स्थिति हमेशा कमजोर रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा परिवार के लालन पालन के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, और ये आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन की जो स्थिति है, वो समाज में स्वयं महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के द्वारा से लानी चाहिए, और इसमें समाज का हर वर्ग इसमें एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की सहायता करे, ताकि महिलाओं की स्थिति समाज में मजबूत हो जाए। तो आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं के लिए आवश्यक है, ऐसा गांधी जी बहुत जोर देते हैं इस बात पर। और वो मानते हैं कि महिलाओं की सक्रियता और सहभागिता
आर्थिक सशक्तिकरण से ही संभव हो सकती है। अगर हम समाज में कोई आंदोलन करना चाहते हैं और महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पा रही हैं, इसका इसका प्रत्यक्ष रूप से कारण है कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, वो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकती हैं। अगर समाज को सही दिशा में स्वतंत्रता की तरफ जाना है, स्वदेशी की तरफ जाना है, सुराज की तरफ जाना है, तो महिला वर्ग को, जो लगभग देश की आधी आबादी है, उसको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और उसके साथ-साथ महिलाओं की सक्रियता और सहभागिता सुनिश्चित करना है। तो आंदोलनों में उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। इसके लिए गांधी जी कहते हैं शिक्षा और समान अधिकार बहुत आवश्यक है। समाज में सबसे पहले हम जब महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे तो वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगी, वो अपने अधिकारों को समझ नहीं पाएंगे और जिसकी वजह से महिलाएं हमेशा एक पुरुष प्रधान समाज का एक ऐसा अंग बनकर रह जाएंगी जो कि वो उन पूरी तरीके से निर्भर है पुरुष प्रधान समाज पर। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा और समान अधिकार दो ऐसी शक्तियां हैं, दो ऐसी ताकतें हैं जिसके आधार पर हम समाज में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत कर सकते हैं। तो भारत में महिलाओं की जो प्रकृति रही है, गांधी जी ने उस पर विचार दिया कि किस तरीके से महिलाओं की सहभागिता बहुत आवश्यक है, जिसको शिक्षा और समान अधिकार से गांधी जी ने जोड़कर देखा, क्योंकि शिक्षा महिलाओं को बहुत शक्ति देती है और अधिकारों की जब तक समाज में बात नहीं होगी, महिलाएं कभी भी अपनी सहभागिता को समाज में सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं। आंदोलनों में जब गांधी जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन शुरू किए, जब गांधी जी चाहे दक्षिण अफ्रीका में रहे हों, वहाँ आंदोलन उन्होंने किए, सत्याग्रह किया उन्होंने और अश्वेतों के खिलाफ और वहाँ पर हो रहे अंग्रेजों के द्वारा किए गए जुल्म के खिलाफ उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई। और जब वो भारत भी आए 1916 के बाद, जब भारत में वो आंदोलनों की एक लंबी अनवरत श्रृंखला में शामिल हुए और उन्होंने अपने विचार के अनुसार सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सर्वोदय और तमाम जैसे आंदोलन उन्होंने खड़े किए, भारत छोड़ो आंदोलन भी उसका हिस्सा था। उसमें महिलाओं की, आप पूरे आंदोलनों का एक क्रम देखिए जिसमें शायद इससे पहले महिलाओं की भूमिका इतनी ज्यादा बढ़ चढ़कर आंदोलनों में नहीं दिखाई देती थी। वो गांधी जी थे जिन्होंने महिलाओं को आंदोलनों से जोड़ा और उन्होंने कहा कि जब तक महिलाएं और सर्व समाज भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा, आंदोलन कभी किसी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं की भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके और उनके भी सामाजिक अधिकार सुनिश्चित किए जा सके। अब आंदोलनों के, जब हम महिला आंदोलनों को समझ रहे हैं और गांधी जी के अनुसार समझ रहे हैं, तो एक बात यहाँ पर और समझने वाली आ जाती है कि भारत में जो महिला आंदोलनों की प्रवृत्ति है वो दो तरीके से देखी जा सकती है। एक आज़ादी के पहले के कालखंड की और एक आज़ादी के बाद के कालखंड की। आज़ादी के पहले के कालखंड में अगर हम देखेंगे तो सामाजिक सुधारों से प्रेरित आंदोलन हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो विधवा विवाह हो, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे शिक्षा के अधिकार की बात हो। और इसके लिए आप देखेंगे कि समाज में बड़े संगठन, सामाजिक संगठन काम कर रहे थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज में, दयानंद सरस्वती आर्य समाज में, विद्यासागर जी आर्य समाज में, ईश्वरचंद विद्यासागर आर्य समाज के माध्यम से काम कर रहे थे। बहुत ऐसे विद्वत लोग जो सामाजिक में वास्तविक रूप से सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते थे, उन तमाम लोगों ने अपने अपने स्तर से सुधार कार्यक्रम शुरू किए, क्योंकि महिलाओं को लेकर समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी व्याप्त थी और जो कि उस 800 सालों के कालांतर में वो कुरीतियां भारतीय समाज का हिस्सा बन गई। और इसलिए आर्य समाज, ब्रह्म समाज और उसके साथ साथ अब व्यक्तिगत स्तर पे भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए ताकि महिलाओं की समाज में सुधार सुनिश्चित हो सके। जो उनकी स्थिति दयनीय थी, उस स्थिति से उन्हें उबारा जा सके और समाज में उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित हो, वो भी समान अधिकार के साथ, समान सम्मान के साथ जी सकें, ऐसा हमें देखने को मिलता है। उन आंदोलनों में ज़्यादातर सुधार की जो बातें थीं वो बहुत ही ज़्यादा महत्व की थी और उस पर ज़्यादा महत्व दिया गया और सबका ये मानना था कि समाज में महिला सुधार को अगर लागू करना है तो महिलाओं की
जो जो प्रथाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो महिलाओं के व्यक्तित्व को, के अस्तित्व को खत्म करती हैं, हमें उस मानसिकता से समाज को उभारना होगा। और वो बहुत महत्वपूर्ण थे। जो आज हम आधुनिक आंदोलनों, महिला आंदोलनों की बात करने वाले हैं, उसका आधारशिला वही वो आंदोलन थे जब महिलाओं के साथ एक असामाजिक तौर पर वैसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे कि वो एक समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं हो। वो इसलिए इन सामाजिक सुधारों के माध्यम से महिलाओं में भी एक सजगता और सक्रियता और उसके साथ साथ सहभागिता सुनिश्चित हो सकी। महिलाओं ने भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है और काफी परिवर्तन इससे समाज में हमें देखने को मिलता है। आजादी के उपरांत हम देखें तो ज्यादातर हमारे जो आंदोलन हैं वो अधिकारों की लड़ाई को लेकर हैं। वो सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से प्रेरित हमें दिखाई देते हैं। और इन विषयों में अगर हम देखें तो इन विषयों में हम लैंगिक समानता, श्रम का लिंग आधारित जो विभाजन है उसको, और फिर सत्तात्मक की जो दमनकारी प्रवृत्तियां हैं उसके साथ साथ दहेज प्रथा है, और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भ्रूण हत्या, ऐसे तमाम विषय हैं जिनको हम देख सकते हैं कि महिला आंदोलनों से हम आज़ादी के उपरांत जोड़कर देख सकते हैं, और जिस पर हम निरंतर आंदोलनों की एक लंबी कतार देखते हैं, लंबी श्रृंखला देखते हैं, जिसमें अभी उन तमाम आंदोलनों के विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं जो कि महिला आंदोलन से प्रेरित दिखाई देते हैं। और आज समकालीन भारत में आंदोलनों को अगर श्रेणियों के हिसाब से बांटा जाए तो हम 4 श्रेणियों में आंदोलनों को बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वो आदिवासी और किसान और औद्योगिक श्रमिक आंदोलन को हम शामिल कर सकते हैं, जो कि महिलाओं से जुड़े हुए आंदोलन हैं। दूसरा आंदोलन महिला स्वतंत्रता और श्रम में सुधार को लेकर है। और तीसरा आंदोलन हमारे कम वेतन के आंदोलनों को हम देख सकते हैं। जब श्रम समान होता है तो वेतन का भी निर्धारण समान रूप से होना चाहिए, ऐसा मानकर बड़े आंदोलन इस देश में चलाए गए, जो कि एक समान श्रम के लिए एक समान वेतन की परंपरा को मजबूत करते हैं। और उनकी मांग को लेकर इस देश में महिलाओं ने आंदोलन चलाया और उन्हें समान वेतन का लाभ मिला और उन्हें उनका अधिकार मिला। चौथा आंदोलन हमारे जो देश में स्वतंत्रता के पश्चात शुरू हुए, वो थे गर्भपात को लेकर, यौन को लेकर, बच्चों की गोद लेने को लेकर, महिलाओं की भूमिका, बच्चियों की जो शारीरिक असुरक्षा का भाव जो है उसको लेकर बहुत सारे बलात्कार हो जाते हैं समाज में, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। उसको लेकर भी आंदोलन हुए। निर्भया जिसमें से एक बड़ा आंदोलन 2012 में देखने को मिलता है। इस तरीके से देखें तो महिलाओं को आज़ादी के बाद महिलाओं के ये जो सारे आंदोलन हैं, ये बहुत ही अहिंसक आंदोलन है, जो कि अपनी सहभागिता और अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों को लेकर देखने को मिलते हैं, जिससे महिलाओं में एक जागृति का भाव पैदा हुआ है। और आज हम वातावरण में देख रहे हैं, उस वातावरण में हम देखें तो आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। एक 1990 का एक दशक भारत में स्वतंत्रता के बाद पश्चात आया, जब उदारवाद का जो विचार है वो बहुत तेजी से समाज में बढ़ा और हम नव उदारवादी सोच की तरफ आगे बढ़े। आज़ादी के बाद हमारे देश में समाजवाद और उसके साथ साथ हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक अधिकारों की बात होती रही है। लेकिन जब जैसे जैसे देश में आर्थिक प्रगति बढ़ी है, महिला आंदोलनों का क्रम और महिला आंदोलनों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि आर्थिक प्रगति के साथ साथ एक ऐसा वर्ग विशेष जो लाभान्वित हुआ है, जो कि महिलाओं की स्थिति को और कमजोर कर रहा है। कहने का यहाँ नियतार्थ ये है कि आर्थिक प्रगति ने महिला और पुरुष के भेद को कहीं ना कहीं और बड़ा कर दिया है। जिस तरीके से एक वर्ग विशेष ने संसाधनों पर अपना कब्जा सा जमा लिया है, और उसमें पुरुष प्रधान समाज का अगर हम एक पक्ष देखें तो महिलाओं की आवश्यकताएं और उनके अधिकार कहीं ना कहीं हमें कमजोर दिखाई देते हैं। इससे महिला आंदोलनों का एक क्रम बहुत
तेजी से आगे बढ़कर देखने को मिलता है, जो आर्थिक समान अधिकारों की बात करता है, बाजार में समान अधिकारों की बात करता है, घर में समान अधिकारों की बात करता है, राजनीतिक में समान प्रतिनिधित्व चाहता है। वो चाहता है कि राजनीति में महिलाओं की भी भूमिका हो। हम अक्सर देखते हैं 50% आरक्षण की बात संसद से लेकर विधानसभा और लोक पंचायत के चुनाव तक होती रहती है कि महिलाओं की प्रतिनिधित्व कैसे संभव हो। जो लैंगिक आधार पर जो भेद है अभी भी समाज में उपस्थित, उसे कैसे कम किया जा सके, और उसके साथ साथ लैंगिक के आधार पर के अलावा जो महिलाओं को शारीरिक रूप से दमनकारी नीतियों की वजह से समाज में उन्हें दबाया जाता है, उनको कमजोर किया जाता है, उस स्थिति से महिला को कैसे निकाला जा सके। हम 90 के दशक के बाद का अगर कालखंड देखें तो दहेज हत्या के बहुत सारे हमें केस हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भ्रूण हत्या, कुछ राज्यों में भ्रूण हत्या बहुत कॉमन सी परंपरा सी बनती जा रही थी, जिसकी वजह से लैंगिक जो जो समानांतर एक जो जो अनुपात है वो कम हो रहा था, और जिसकी वजह से समाज में असंतुलन हो रहा था। लोगों ने उसका विरोध किया, हमारी सरकारों ने उस पर नियम बनाए, भ्रूण हत्या को बंद कराया गया, और लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकारों से भी उन्हें लाभान्वित किया गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से इस देश की सरकार ने महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान चलाया, जिसका आज हमें परिणाम देखने को मिल रहा है कि भारत में वर्तमान में लैंगिक जो जो भेद है वो धीरे धीरे कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो सुधार की तरफ समाज बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कुरीतियां, ऐसी बहुत सारी परंपराएं, ऐसी बहुत सारी मानसिक और शारीरिक अक्षमताएं हैं, सोच है, चिंतन है, ऐसा हमारा द्वेषपूर्ण वातावरण और मानस है। आज भी हम महिला और पुरुष के समान अधिकारों के बावजूद भी वास्तविक रूप में कुछ अंतर और कुछ भेद हम देख पा रहे हैं। अब देखते हैं कि आंदोलनों की जो परंपरा है, जैसे कि हम अक्सर पिछली भी हमने अपने लेक्चर्स में चिपको आंदोलन का जिक्र किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जिक्र किया था, और देखा था महिलाओं की भूमिका में गांधीवादी तरीके से, गांधीवादी विचारधारा से, उनके अहिंसात्मक जो आंदोलनों की जो परंपरा गांधी जी ने विकसित की, गांधी जी ने जो आने वाली भावी पीढ़ी को विरासत के तौर पे दी, उसके फलस्वरूप जो आंदोलन निखर कर आए वो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी आंदोलन थे। हमें याद है बिश्नोई समाज का वो जो खेजड़ी खेजड़ी पेड़ों को लेकर किया गया राजस्थान में आंदोलन, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। चिपको आंदोलन जो 1973 में शुरू हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा के साथ बहुत सारी महिलाओं ने गढ़वाल क्षेत्र के पेड़ों को बचाने के लिए, वनों को संरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर और तमाम ऐसे पर्यावरणविद और तमाम ऐसे लोग, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग और सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग, आंदोलन करने वाले लोग एक साथ एकजुट होकर आए, और एक बड़ा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन इस देश में चलाया गया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट और सरकारों ने भी संज्ञान में लिया, और उसके बहुत सारे हल निकाले गए। भारत में दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन भी देखने को मिलते हैं, महिलाओं के आंदोलनों से संबंधित, और इन आंदोलनों से महिलाओं की भूमिका और महिलाओं का जो अस्तित्व है, महिलाओं का समान अधिकार है, उसे पाया जा सका है। एक आंदोलन आंध्र प्रदेश में निषेध आंदोलन था, जो शराब को लेकर आंदोलन किया गया था, मदिरा को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसमें महिलाओं की एक सक्रिय भागीदारी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है, जो कि एक बड़ा उदाहरण है। आज के आधुनिक भारत के इस अगर कालखंड में हम 2-3 आंदोलनों की विषय में चर्चा करें तो शायद और सार्थक होगी ये चर्चा, जिसमें कि 2012 में निर्भया जो हत्याकांड दिल्ली में हुआ, जिसकी वजह से पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर कानून बनाने पर सरकार पर दबाव बनाया गया, और वो सारे आंदोलन बड़े ही अहिंसात्मक तरीके से किए गए, शांतिपूर्ण तरीके से किए गए, और सरकार ने भी उसको संज्ञान में लेते हुए कठोर से कठोरतम कानूनों की रचना की, जिससे महिलाओं और इस जघन्य अपराध से
समाज में महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सके। एक आंदोलन और बहुत तेजी से आज चल रहा है, या यूं कहें कि उस आंदोलन की आवश्यकता लोगों को समझ में आई, जो कि आज की जो सोशल मीडिया और तमाम तरह की और भी मीडिया चैनल्स हैं, जिसमें हैशटैग मी टू आंदोलन भी चला, जिसमें महिलाओं ने अपने विचार रखे और अपने उन पर हुए अत्याचारों और उन पर हुए शारीरिक शोषण को भी उन्होंने जग जाहिर किया, इन लोगों के साथ साझा किया। तो इससे ये प्रकट होता है कि महिलाओं में जागृति का जो संभावना है वो निरंतर बढ़ने लगी है। मौलिक अधिकारों को लेकर महिलाएं सजग हो रही हैं, आर्थिक अधिकारों को लेकर महिलाएं सजग हो रही हैं, सामाजिक अधिकारों को लेकर महिलाएं सजग हो रही हैं, और महिला पुरुष के साथ समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आगे बढ़ रही है। 1900 अब हम 1970 के आसपास के दशक का फिर से जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे, जब इस देश में क्योंकि महिला आंदोलनों को कभी सांप्रदायिक तौर पर नहीं देखा गया, और सांप्रदायिकता का वहाँ अभाव सा दिखाई दिया, क्योंकि महिलाएं कभी उस सांप्रदायिक ताने बाने में नहीं देखी गई। महिला अधिकार महिलाओं के लिए ले गए, वो चाहे हिंदू धर्म से संबंधित महिला रही हो, चाहे वो किसी मत मजहब पंथ से संबंधित महिला रही हो, महिला के अधिकार को लोगों ने अधिकार के रूप में स्वीकार किया, कभी धर्म के आधार पर नहीं, कभी लेकिन 1970 के बाद जब साहबानो केस हुआ 1985 में, तब से लेकर आज तक कैसे मौलिक अधिकारों के लिए, चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुस्लिम शरीयत कानून का पालन करने को ज्यादा महत्व देता है, और उसके माध्यम से महिलाओं को मौलिक अधिकारों से दूर कर दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कुछ ऐसे कानून बनाए, जैसे ट्रिपल तलाक हो, चाहे साहबानों का मामला हो, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए तलाक के बाद भी, पुरुष को उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए जो एलमनाई होती है वो देना चाहिए। ऐसे भी विचार हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कानून साहबानों के फेवर में आए, लेकिन कांग्रेस सरकार उस समय मुसलमानों को इम्पीच करने के चक्कर में उन्होंने विधायक लाई और संसद में उसे पारित कराया, और इससे क्या हुआ कि जो महिलाओं को शायद समान अधिकार मिलना चाहिए था, उससे समाज में महिलाएं वंचित रह गईं, जो कि अन्य धर्मों में है, लेकिन महिलाओं मुस्लिम समाज में ऐसे अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया। दूसरा मुद्दा एक आता है ट्रिपल तलाक और हलाला का मुद्दा, भी बहुत अभी चर्चा में भी रहा। 2016 के बाद ट्रिपल तलाक में सरकार ने कठोर कानून बनाए, ताकि जिस तरीके से पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को एक संपत्ति के स्वरूप में ले रहा है इस मुस्लिम समाज में, वो प्रक्रिया रुके और महिलाओं को समान अधिकार मिले, और महिलाओं को जिस तरीके से फोन के माध्यम से, फेसबुक पे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से और तमाम ये डिजिटल माध्यमों से तलाक दिया जा रहा है, और जिससे महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत कमजोर हो रही है, खासकर मुस्लिम महिलाओं की में। इसलिए सरकार ने 2016 में एक ऐसा कानून बनाया जिससे कि ट्रिपल तलाक जैसी संभावना और ट्रिपल तलाक जैसी भेदकारी नीति से बदलाव किया जा सके, और भारत में रहने वाली महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, अपना निरंतर विकास कर सकें, और सब महिलाओं के लिए एक जैसे कानून हो, ताकि उनका जीवन एक शांतिपूर्ण तरीके से समाज में सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ सके। इस तरीके से महिला आंदोलनों की जो प्रकृति है, महिला आंदोलनों का जो प्रकार है, वो स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद का अलग अलग तरीके से है। जैसे मैंने कहा, स्वतंत्रता के पूर्व सामाजिक अधिकारों की लड़ाई हमें देखने को मिलती है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात अधिकारों की लड़ाई है, मौलिक अधिकारों की लड़ाई है, समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई है, समाज में समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी गई। तो इस तरीके से इन तमाम महिला आंदोलनों में ये तमाम महिला आंदोलन कोई भी सशक्त आंदोलन नहीं रहे, बल्कि सारे शांतिप्रिय तरीके से अहिंसक आंदोलन रहे, जिस पर गांधी जी के विचारों का, गांधी जी की परंपरा का, गांधी जी की विरासत का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। और अब दूसरा विषय आज के इस श्रृंखला का है, हमारे इस क्लास की श्रृंखला का है, हमारे इस वर्चुअल क्लास की श्रृंखला का है। वो इकाई हमारे 11 से आता है,
जो पर्यावरण संबंधी आंदोलन है। हम सब जानते हैं कि हम गांधी जी के जब विचारों को पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व में, तो पर्यावरण आज का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। पर्यावरण से प्रदूषण से, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी जनजातियां, बहुत सारे जंगल, जीव जंतु निरंतर प्रभावित हो रहे हैं और हमारा भविष्य बहुत ही संकटमय दिखाई देने लगा है। कारण है कि हमने प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छानी कर दी है। एक तरफ आर्थिक विकास, विज्ञान का विकास, प्रगति और जो आधुनिकीकरण है, और उसने एक ऐसे समाज को जन्म दिया है जिसने पर्यावरण का सिर्फ और सिर्फ दोहन करना सीखा है, और जिसकी वजह से आज पर्यावरण हमारा कमजोर हो रहा है। पर्यावरण इस दोहन की वजह से हमारा पर्यावरण कमजोर हो रहा है, और कमजोर होने की वजह से आज मनुष्य मात्र को ही नहीं बल्कि तमाम जीव जंतुओं को तमाम विध्वंसक परेशानियों का, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि एक अपने आप में चिंतापूर्ण है। गांधी जी ने, हालांकि गांधी जी को हम पर्यावरणविद नहीं मानते, क्योंकि गांधी जी का कोई भी ऐसा साहित्य या ऐसी चीजें नहीं है जिसे हम उन्हें पर्यावरणविद, लेकिन गांधी जी के चिंतन में पर्यावरण के प्रति जो सजगता है वो हमें देखने को मिलती है। गांधी जी के चिंतन की जो एक लंबी अनवरत परंपरा है, उसमें पर्यावरण के साथ किस तरीके से सामंजस्य बैठाना है, पर्यावरण के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है, पर्यावरण को अपने से बाहर नहीं मानना है, मतलब पर्यावरण आपके ही आपका ही हिस्सा है, आप पर्यावरण का हिस्सा हो। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाते हुए जीवन को जब जिया जाएगा, ये तो शायद पर्यावरण के साथ हम उस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हम व्यवहार आजकल हम पर्यावरण के प्रति देखने को मिलता है। तो गांधी जी के विचारों के अनुसार अगर देखें तो वो कहते हैं कि हम एक ऐसे समावेशी समाज की संरचना कर रहे हैं या करने वाले हैं जहां पर आ, पर्यावरण और व्यक्ति में कोई भेद नहीं रहेगा। व्यक्ति और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। अर्थात यह है कि हम आवश्यकता के अनुरूप ही पर्यावरण से लें, और उससे अतिरिक्त पर्यावरण में जो भी है वो अन्य लोगों के लिए है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति उपयोग के आधार पर है, उपभोग के आधार पर नहीं है। और गांधी जी ने इस बात को जिक्र किया है कि हमारी जो संस्कृति है वो उपयोग पर आधारित है। हम जितना पर्यावरण से लें उतना हम पर्यावरण को वापस भी करें। और कहने का अर्थ है कि हम पर्यावरण से लकड़ी लेते हैं, पर्यावरण से हम बहुत सारे उसके प्राकृतिक संसाधन लेते हैं, तो हमारी हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है, हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम पर्यावरण को उतना ही वापस भी करें। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, हमारे जीवन शैली में ऐसी चीजों का समावेश हो जो पर्यावरण को प्रभावित ना करें, उसके उसके दुष्परिणाम पर्यावरण पर ना पड़े, हम प्रदूषण ना करें। हम एक ऐसे सस्टेनेबल, समावेशी, सर्वसमावेशी समाज को बनाएं, उसके आदर्शों का पालन करें जो पर्यावरण के प्रति भी अनुकूल हो। ऐसी कोई भी वस्तु हमें या ऐसा हमारा कार्य नहीं होना चाहिए जो पर्यावरण के प्रतिकूल है। तो उपयोग पर आधारित समाज है, उपभोग पर आधारित समाज नहीं। और ये भारतीय परंपरा और संस्कृति से निखर कर आता है कि पर्यावरण के साथ कैसे कैसे जिया जाता है, पर्यावरण के भीतर रहते हुए एक समावेशी, एक तरह की पारिस्थितिकी में रहते हुए हम कैसे एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। अगर हम पर्यावरण का ख्याल रखते हैं तो पर्यावरण हमारा भी ख्याल रखता है, क्योंकि इकोसिस्टम इसी तरीके से बनाया गया है। और शायद ईश्वर ने भी इस इकोसिस्टम को इसी तरीके से विकसित किया है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सर्व समावेशी भावना के साथ रह पाए। दूसरी बात है कि जब आज के इस विकासवादी सोच में या आधुनिकता की सोच में, जहां औद्योगिकीकरण है, जहां प्रतियोगिता है, जहां अर्थव्यवस्था का अंधा अनुकरण है, विकास का अंधा अनुकरण है, और हम एक ऐसे विकास का मॉडल बनाकर चल रहे हैं जहां पर पर्यावरण का हम सिर्फ और सिर्फ शोधन कर रहे हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं, और हम पर्यावरण को धीरे धीरे छीड़ बना रहे हैं। आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बहुत सारी मुसीबतें और बहुत सारे ऐसे अनायास संभावनाएं हम देने वाले हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी को बहुत
बहुत चिंता में बनाने वाली है। तो कहने का अर्थात है कि हम उपयोग की वस्तु या उपयोग की भावना के अनुसार समाज में काम करें। उपभोग का जो वातावरण आजकल बन रहा है या इस तरह की मानसिकता ने बनाना शुरू किया है, ये हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, जिसके दुष्परिणाम हमें निरंतर देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो असमय वर्षा ऋतु हो, चाहे आंधी तूफान हो, चाहे समुद्र में तूफान आ रहे हों, आज नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, हमारा जल, वायु और प्रदूषित हो रहा है, हमारा खान-पान दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से मानव सभ्यता भी खतरे में आ रही है। और इस वजह से गांधी जी ने कहा कि हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारा मानस इस तरह का होना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। हम पर्यावरण से वो चीज़ों को लें जो पर्यावरण को वापस समर्पित कर सकें। इसलिए जब गांधी जी ने अब भारत आकर अपना आश्रम साबरमती के किनारे बनाया, तो साबरमती के आश्रम में गांधी जी ने पूरी तरीके से इस बात का, इस सिद्धांत का पालन किया कि कैसे हम अपना जीवन शैली, अपना रहन-सहन पर्यावरण के अनुकूल बनाएँ। और चूँकि जब हम पर्यावरण की चिंता, जैसा हमने कहा पहले भी, जब हम पर्यावरण की चिंता करते हैं, तो पर्यावरण भी हमारी चिंता करता है। प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर एक मनुष्य प्रकृतिवादी हो सकता है। गांधी जी इसलिए कहते हैं कि हमें उस प्रकृतिवादिता के साथ, प्रकृति के साथ जीकर मिलकर समन्वय बनाकर रहना चाहिए। और इसलिए अगर हम अस्तित्व की बात करें, मनुष्य के अस्तित्व की बात करें, तो वो संभव इस बात से है, इसलिए कि हम अपनी न्यूनतम मांगों को कैसे सुनिश्चित कर सकें। अगर हम अपनी न्यूनतम मांगों पर विचार नहीं करेंगे, तो हमारी जो मांगे हैं वो अनावश्यक रूप से बढ़ती चली जाएंगी, जो कि कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व के विलय का या अस्तित्व के खत्म होने का कारण बनेगी। इसलिए अगर मनुष्य को अपना अस्तित्व बचाना है, अपना एग्जिस्टेंस बचाना है, तो हमारी अपनी मांगों को, हमें अपनी अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा पर्यावरण में। तभी जाकर हम समाज में आने वाली भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे, एक ऐसी प्रकृति को हम दे पाएंगे, ऐसी प्रकृति की संसाधनों को आने वाली पीढ़ी को हम साझा कर पाएंगे, जो कि हमने अपने लिए संजोई और आने वाली पीढ़ी के लिए संजोई। कहने का अर्थ है कि हम अब तो प्रकृति का खुद उपयोग करेंगे ही, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उस प्रकृति का भी उसी तरीके से समान अधिकारों के साथ उपयोग करे। ऐसे विचार के साथ हम जब बढ़ेंगे, तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक सामंजस्य पैदा होगा। इसलिए भारत में जो पर्यावरण के आंदोलन हुए, वो ज्यादातर आंदोलन गांधीवादी चिंतन से प्रभावित दिखाई देते हैं, और गांधीवादी चिंतन से प्रभावित होने के साथ वो पूरी तरीके से अहिंसात्मक और सैद्धांतिक पक्ष को और ज्यादा बलवान करते हैं। जैसे कि आज औद्योगिकरण का एक औद्योगिक के विकास का एक लंबा अनवरत क्रम चल रहा है, और उसके साथ साथ विज्ञान और आधुनिकीकरण एक ऐसे विचारों को इस समाज में लागू कर रहे हैं, जिससे कि समाज प्रकृति के खिलाफ होता दिखाई दे रहा है। चाहे शहरीकरण का आप देखिए, शहरीकरण की वजह से कितने वनों को हमने को काट के साफ कर दिया है, और कंक्रीट के जंगल बनते चले जा रहे हैं। फिर उन शहरों से निकलने वाला मल, उन शहरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ हमारी शुद्ध प्रकृति को, नदी नालों को दूषित कर रहा है, हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है। आज शुद्ध हवा के लिए व्यक्ति को सोचना पड़ता है, उसके जीवन में कितनी गिरावट आई है, कितनी सारी तमाम तरह की व्याधियां शरीर में पनपने लगी हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जिस आधुनिक समाज के बात कर रहे हैं, वहां पर शायद प्रकृति के प्रति हमारे नैतिक मूल्यों में एक गिरावट सी देखने को मिली है। आज हमारे जो आधुनिक समाज में पर्यावरण को लेकर उतनी सजगता नहीं दिखाई दे रही है, जितनी सजगता शायद प्राचीन समय में लोगों और समाज के प्रति थी पर्यावरण के साथ।
नैतिक मूल्य बहुत प्रधान थे। आज आधुनिकता के इस दौर में नैतिक मूल्य धीरे-धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं इसी की वजह से पर्यावरण से संबंधित ये तमाम समस्याएँ निखर कर सामने आ रही हैं, उभर कर सामने आ रही हैं, जो मनुष्य के लिए ही नहीं चुनौती बल्कि सभी जीव-जंतुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पूंजीवादी व्यवस्था और इस तरीके की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, नवउदारवादी जो सोच है, इसने पर्यावरण के साथ बहुत 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 विषम भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है, जिसकी वजह से पर्यावरण आज हमारा कमज़ोर हुआ है। आंदोलन जो होते हैं वो ज़्यादातर सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएँ हैं। अगर हम आंदोलनों को, पर्यावरण के आंदोलनों को एक तरीके से समझें, तो ये आंदोलन समाज के भीतर हमारे सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक समुच्चय है। जब कोई आंदोलन होता है तो इसका मतलब एक समाज विशेष उस अ, उस विषय वस्तु के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और यही उस प्रतिक्रिया का जो क्रम है, वही निर्धारित करता है कि आंदोलन की रूपरेखा कैसी है, आंदोलनों का प्रकार कैसा है। और गांधी जी की अगर विचारधारा के अनुसार हम आंदोलनों की प्रकृति को समझें, तो भारत में ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए जो पूरी तरीके से गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित दिखाई देते हैं। जैसा कि पहले भी हमने चिपको आंदोलन का प्रयोग किया था कि 1973 में किस तरीके से गढ़वाल के वनों को बचाने के लिए महिलाओं ने अपनी सजग भूमिका निभाई। तो वो एक पर्यावरण को लेकर, सजगता को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इससे पहले एक आंदोलन बहुत अच्छा है जो 1730 में राजस्थान में विश्नोई समाज ने खेजड़ी पौधों को बचाने के लिए किया था, जो अनवरत उनकी कटाई हो रही थी। वन संरक्षण को लेकर एक बड़ा आंदोलन निखर कर आया था और ये आंदोलन अपने आप में पर्यावरण के प्रति लोगों की जो सहभागिता है और जो सह अस्तित्व की परिकल्पना है, क्योंकि राजस्थान का समाज वो खेजड़ी के पेड़ों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ये आज हम प्रकृति के उपासक हैं, हमारी सभ्यता प्रकृति का उपासक रही है। हम पेड़ों को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं। हमारे लिए वो आदर का विषय है और इसकी वजह से प्रकृति और समाज के साथ एक समन्वय सा दिखाई देता था। लेकिन जैसे-जैसे ये आधुनिकता और ये पूंजीवाद, ये नवउदारवाद की और गिरता हुआ जो नैतिक मूल्य है, इसकी वजह से आज हम प्रकृति के एक दुश्मन की तरह देखने लगे हैं, या हम यूँ कहें कि हमारे और प्रकृति के बीच में एक अजीब-सा वैमनस्यता का भाव आ गया है और हम प्रकृति के प्रति बड़ा ही निष्ठुर और नकारात्मक होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज समाज में आंदोलन हमें देखने को मिल रहे हैं, जो पर्यावरण को बचाने के आंदोलन हैं, जो नदी, पहाड़ों, जल, जंगल को बचाने के आंदोलन हैं, वो दिख रहे हैं। एक आंदोलन 1986 में हुआ जब केरला विद्युत बोर्ड ने एक साइलेंट वैली है मलाबार हिल में, इसे हम साइलेंट वैली का नाम देते हैं, इसे बोला गया साइलेंट वैली आंदोलन। ये 1986 में हुआ। यहाँ वहाँ पर केरल विद्युत विभाग में एक बड़ा डैम बनाने की बात हो रही थी, जिसका वहाँ के लगभग 400 गाँवों ने उसका विरोध किया और बाद में सरकार को इस पर कठोर कानून बनाने पड़े और वो विद्युत जो केरल विद्युत विभाग का जो प्रोसेस था वहाँ पर साइलेंट वैली में रुका। तो इस तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन है और उसके साथ-साथ कैसे लोगों ने प्रकृति को बचाने के लिए अनवरत प्रयास किया है। पर्यावरण के आंदोलन इस देश में चलाए गए हैं, जो मानव की नियति जो कि बदल रही है समय के साथ-साथ, इस विज्ञान, तकनीकी और विकास की इस अनवरत परंपरा में मानव के चिंतन की तरीकों में बदलाव आ रहा है, मानव की सोच में बदलाव आ रहा है। मानव समाज ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहता है। हमारी सरकारें, हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी से बिजली पैदा करना चाहती हैं और वो प्रकृति के साथ वो पहाड़ों पर छेड़खानी कर रही हैं। नदियों के जो अनवरत अविरल जो जल बहाव हैं उनको उस पर डैम बनाकर बड़े-बड़े अप्राकृतिक जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे टेरी डैम है, बहुत सारी ऐसे डैम्स उत्तराखंड में या पहाड़ों पर बनाए गए, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जा सके
और उसके माध्यम से एक विकास का जो क्रम है वो आगे बढ़ाया जा सके। आज पहाड़ों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर रेलवे का विस्तार हो, चाहे सड़कों का विस्तार हो, चाहे औद्योगिक उद्योग धंधे हों, चाहे केमिकल फैक्ट्रीज हों, और अनवरत जो शहरीकरण है वो कहीं न कहीं वन क्षेत्रों को सीमित करता चला जा रहा है, और प्रकृति के प्रति हमारी ये दुर्भावना कहीं न कहीं पूरी आने वाली भावी पीढ़ी को एक संकट के समय की तरफ ढकेल रही है। एक ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए जो प्रकृति के साथ पर्यावरण के जो आंदोलन हैं, ये हमारे कितने मूल्यपरक हैं, ये हमारी न केवल सजगता को बल्कि मानव की उस नियति को भी बदलने के को प्रेरित करते हैं कि मानव अपने चिंतन की परंपरा को कैसे बदले, मानव सोचने की परंपरा को, मनुष्य अपने सोचने की परंपरा को कैसे बदले। और जब तक मनुष्य अपने सोचने की परंपरा, चिंतन मानस की परंपरा को नहीं बदलेगा, हम प्रकृति के साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार करते जाएंगे और आने वाले भविष्य में हम और आंदोलन देखेंगे। आज ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे आइलैंड्स डूब रहे हैं। हमारे समुद्री क्षेत्रों का के आसपास रहने वाले लोगों का जल जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी पर्यावरण की क्षमता, उनकी उनकी तमाम तरह की जो समुद्रीय उत्पादन की क्षमता है, चाहे वो मछली पालन का काम हो, चाहे वो खेती का काम हो, वो प्रभावित हो रहा है। तमाम ऐसे असमय तूफान और बड़े-बड़े झंझावात आते हैं, जिसकी वजह से मानव सभ्यता को बहुत हानि पहुँचती है। जैसे कि सुनामी और तमाम तरह की इस तरह के प्राकृतिक घटनाएँ होती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्राकृतिक घटनाएँ, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी संख्या में मानव समाज हमारा अहित का कारण बनता है, जिसकी वजह से उसे बहुत जान-माल की नुकसान होता है, उसे बहुत सारा नुकसान होता है। इन तमाम चीज़ों से जूझने के लिए सरकार ने भी एनडीआरएफ तमाम तरह की व्यवस्थाएँ बना रखी हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएँ भी एक समुचित एक 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 ब ब ब प्रकार में हैं। वो घटनाएँ होने के बाद सक्रिय होती हैं और उनका भी एक स्वरूप सुनिश्चित है। एक उनका अधिकार क्षेत्र, या सब कह सकते हैं कि उनका भी एक तरह का सीमांकन है। अर्थक्वेक की समस्याएँ हैं, जल, वातावरण, पर्यावरण, इस तरीके से एक असंतुलन सा एक पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में बड़ा ही चिंता का विषय है। गांधी जी के आंदोलनों में अगर हम देखें कि सारे के सारे आंदोलन गांधी के विचारों से हैं, क्योंकि कोई भी हिंसात्मक आंदोलन नहीं है। इसमें गांधी जी ने जैसा कहा कि कि आंदोलन सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएँ हैं, और सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएँ व्यक्ति अपने अब बड़ा ही संवैधानिक तरीके से और व्यक्ति समाज के साथ और समाज को मिलाकर ही रख सकता है, और इस तरीके से समाज धीरे-धीरे अपने उन चिंताओं को दूर करता है, जो चिंताएँ शायद आने वाली भावी पीढ़ी को पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। और धीरे-धीरे आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, चाहे महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी हुई हों, और इन तमाम आंदोलनों पर गांधी जी की विरासत का, गांधी जी के विचार का, गांधी जी के दर्शन का एक बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। आज हम गांधी जी की प्रासंगिकता को इसी तरीके से तौर कर सकते हैं, चूँकि गांधी जी की प्रासंगिकता को और गांधी जी के उपयोग को और गांधी जी के महत्व को हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है, गांधी जी के विचार, गांधी जी की भावना, गांधी जी का दर्शन और तेजी से पनप रहा है। लोगों में एक आशा की किरण गांधी जी के दर्शन से दिखाई देती है कि हमारा समाज सुरक्षित होगा, हमारा समाज संगठित होगा, हमारी मानव सभ्यता सुरक्षित होगी, और तभी जाके इस सर्व जगत समाज का विकास सुनिश्चित होगा।